MCQ नंबर 21, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी वाली स्टेटमेंट ठीक नहीं है, आपने वो वाली चूज़ करनी है। तो पहला ऑप्शन है अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। तो ये रूल है, अगर आपके पास डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो मे बी करेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन याद रखें ठीक हो भी सकती है और ठीक नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हो ना E इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे चलें बता देता हूँ, अगर आपके पास हो ना कि E इज़ इक्वल टू 2mc का स्क्वायर, तो याद रखें ये जो आपके पास इक्वेशन है E इज़ इक्वल टू 2mc का स्क्वायर, ये इक्वेशन गलत है, बिकॉज E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर सही वाली इक्वेशन होती है। बट अगर आप इस इक्वेशन को डायमेंशनली चेक करेंगे तो ये डायमेंशनली ठीक होगी। तो पहले ऑप्शन के रिस्पेक्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ठीक भी हो सकती है और फिजिकली वो गलत भी हो सकती है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, ऐसा हो सकता है कि वो ठीक हो और ऐसा भी हो सकता है कि वो गलत हो। तो ए ठीक लिखा हुआ है। हमने कौन सा ढूंढना है, जो आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। बी देखें, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। अभी आपको बताया था अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है तो वो ठीक हो भी सकती है और फिजिकली ठीक नहीं भी हो सकती। जैसे कि E इज़ इक्वल टू 2mc स्क्वायर है तो वो आपके पास क्या होगा, इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है बट फिजिकली वो इक्वेशन गलत है। तो लास्ट वर्डिंग इन दो ऑप्शन से रिलेटेड ये कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो भी सकती है और करेक्ट नहीं भी हो सकती। अब अगर डी में देखें तो वो क्या लिखा हुआ है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। तो अगर एक डायमेंशनली इक्वेशन ठीक नहीं है तो याद रखें वो इक्वेशन ठीक नहीं होगी। एक बात हमेशा तय है, अगर कोई फिजिक्स की सही वाला रिलेशन है, सही वाली इक्वेशन है तो वो डायमेंशनली भी हमेशा ठीक होगी, और अगर कोई डायमेंशनली गलत इक्वेशन है तो वो हमेशा गलत ही होगी, वो कभी ठीक नहीं हो सकती, फिजिकली भी ठीक नहीं हो सकती। अब सी में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। तो अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली ठीक नहीं है तो वो लाजमी है कि वो गलत होगी, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। It is not possible that a dimensionally incorrect equation is correct. All other situations are possible. बाकी सारे ऑप्शंस A, B और D जो हैं वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट जो आपके पास C वाली पॉसिबिलिटी वो नहीं है। तो मैं एक वर्डिंग आपको बता देता हूँ, अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है तो फिजिकली ठीक हो भी सकती है और ठीक नहीं भी हो सकती। बट अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली ठीक नहीं है तो वो लाजमी है कि वो गलत होगी, वो ठीक नहीं होगी। MCQ नंबर 21 में कौन सा ऑप्शन ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है सी। MCQ नंबर 22 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ यूनिट लेस क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी के यूनिट्स ना हो तो उसके रिस्पेक्ट कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है, नेवर हैज़ नॉन जीरो डायमेंशंस, always has non-zero dimensions, may have a non-zero dimension, या does not exist। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा वाला है, ऑप्शन ठीक है ए। कैसे, never has non-zero dimension। याद रखें अगर एक क्वांटिटी यूनिट लेस है, उसके यूनिट्स नहीं हैं तो उसकी डायमेंशंस भी नहीं होंगी। बस इसके रिस्पेक्ट आपने आंसर देना है। यूनिट लेस क्वांटिटी इज़ द वन इन विच देयर आर नो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्ड। जैसे कि स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन आपके पास क्या है, स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते, उसमें कोई फिज़िकल क्वांटिटी या आपके पास कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं होती। इट डज़ नॉट हैव एनी यूनिट्स एंड हेंस इट डज़ नॉट हैव एनी डायमेंशंस, द डायमेंशन इज़ ज़ीरो। बट पहले में क्या लिखा हुआ है, नेवर हैज़ नॉन जीरो डायमेंशन, कभी भी उसकी नॉन जीरो डायमेंशंस नहीं होगी। MCQ नंबर 22 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला है, ए। MCQ number 23, the radius of the ball is 2.5 plus minus 0.2 centimeter. The percentage error in the volume of the ball is। तो ये पहले भी डिस्कस किया, वॉल्यूम का रिलेशन आपके पास 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम में फाइंड करनी है। तो 4/3 पाई को इग्नोर कर दें, r की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, पावर हमेशा परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई हो जाती है। नाउ परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 0.2 ओवर 2.5 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से परसेंटेज का रिजल्ट आ जाएगा। विदाउट कैलकुलेटर बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, 0.2 एक्चुअली क्या होता है, 2 डिवाइडेड बाई 10, 2.5 क्या होगा, 25 ओवर 10,
यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 24। हेंस MCQ नंबर 23 में करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा वाला है, बी। MCQ नंबर 24, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेल क्यू हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज गिवन बाय। आपने हीट सप्लाइड, ये जो क्वांटिटी है हीट, इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, हीट बेसिकली एनर्जी है। नाउ हीट इज इक्वल टू एनर्जी, दैट इज इक्वल टू वर्क, और दैट इज इक्वल टू FD। तो यहाँ से आप बहुत इजीली इसकी डायमेंशंस बना सकते हो। हेंस mL² T⁻⁻² इसकी डायमेंशंस होंगी। मैंने पहले भी कहा था, हीट हो गया, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, काइनेटिक, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इवन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी किस्म की एनर्जीज हैं सबकी डायमेंशन सेम होती है। और आप सबकी डायमेंशंस किस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, FD से। हेंस MCQ नंबर 24 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला है, MCQ नंबर 25, लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय। लेंथ किस में मेजर नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन आपके पास है फर्मी। तो फर्मी आपके पास नॉन ऐसा यूनिट है लेंथ का, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। हेंस माइक्रोन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो माइक्रोन भी लेंथ का नॉन SI यूनिट है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और लाइट ईयर 9.46 10⁻12 किलोमीटर। तो ये सारे वो यूनिट्स हैं जिनको हम यूज़ करके लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये भी आपके पास टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है जो ठीक हो। बहरहाल एक और ऑप्शन ई होना चाहिए था, ऑल ऑफ दीज के नाम से। तो याद रखें, इन चारों में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा वाला होगा, ये चारों ही ठीक है। तो एक ई ऑप्शन बना लेते हैं, वो आपके पास कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज। ऑल आर नॉन SI यूनिट्स ऑफ लेंथ। लाइट ईयर, एंगस्ट्रम, माइक्रोन, फर्मी, ये सारे आपके पास नॉन SI यूनिट्स हैं, तो ये सबसे मेजर किया जा सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन इसलिए नहीं है, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला यहाँ पे होगा, ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 25 में ऑल ऑफ दीज ऑप्शन ठीक है। MCQ नंबर 26, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय। तो आपको एक वेलोसिटी का ना रिलेशन यहाँ पे गिवन है, A, B and C आर कॉन्स्टेंट्स। आपने डायमेंशंस फाइंड करनी है A, B और C की। अगेन यहाँ भी आपके पास एक ट्रिक यूज़ होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैंने पहले बताया था, जितनी टर्म्स आपस में ऐड हो रही होती हैं सबकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम। जैसे कि V और AT, इन दोनों की डायमेंशन सेम होंगी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप लोग इस A की डायमेंशंस फाइंड कर सकते हो। कैसे T को इस तरफ लेके जाएंगे तो T आपके पास -1 हो जाएगा। नाउ A इज इक्वल टू m s⁻⁻1, बिकॉज स्पीड है ना, तो मीटर पर सेकेंड, और T पावर -1 अगेन क्या होगा, s⁻⁻1। तो यहाँ से आप लोग A की डायमेंशंस फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हो इस C की डायमेंशंस, तो C किस में ऐड हो रहा है, टाइम में। तो अगेन जो दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही होंगी उनकी डायमेंशंस क्या होगी, सेम। तो C इज इक्वल टू T, तो C की डायमेंशंस कैपिटल T ही आएगी। अब आप फाइंड करना चाहते हो B की डायमेंशन, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, V क्वांटिटी जो है और B ओवर T प्लस C जो टर्म है, इन दोनों की डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल सेम होंगी। तो V की डायमेंशन यहाँ पुट कर दें, और B की डायमेंशंस आपने फाइंड करनी है, और C की डायमेंशंस ऑलरेडी आप लोग फाइंड कर चुके हो। तो कैपिटल T प्लस कैपिटल T क्या हो जाएगा, 2T। अब सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से आपके पास B की डायमेंशंस कैपिटल L आ जाएंगी। हेंस 26 में करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा वाला है, B। MCQ नंबर 27, यहाँ पे लिखा हुआ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 3400। तो 3400 is a whole number. We can say that it has two significant figures. 3400 में दो significant figures हैं। आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, अगर आप 3400 को आप साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखो तो 3.4 10⁻³ आएगा। और साइंटिफिक नोटेशन वाले मेथड में ये होता है कि 10⁻³ को आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, बाकी सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो 1 और 2 यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 2। तो कौन सा वाला आपके पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, D। 27 में D ऑप्शन। MCQ नंबर 28, आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 डायमेंशनल क्वांटिटीज
विच वन क्वांटिटीज टू बी कॉल्ड अ डायमेंशनल कांस्टेंट। कौन सी वाली क्वांटिटी डायमेंशनल कांस्टेंट होगी? तो कुछ वर्डिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब ये होगा वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो, कांस्टेंट हो, बट उसकी डायमेंशंस भी हों। द फिजिकल क्वांटिटीज those are having dimensions and a fixed value are known as dimensional constant। तो यहाँ पे देखें जो आपके पास लिखा हुआ है velocity of light in vacuum, velocity of light in vacuum, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 3 × 10⁸ और यूनिट्स भी होते हैं मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप इसकी डायमेंशंस भी बना सकते हो और इसकी डायमेंशंस क्या होंगी L⁻⁻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 ⁻
बाकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास है, इसकी वैल्यू 9.8 नियर द सरफेस ऑफ अर्थ तो है, बट अगर आप ऊपर जाएंगे ज़्यादा हाइट पे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वेट लिखा हुआ है तो वेट भी आपके पास जी से ही रिलेट हो रहा होता है, जी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी आपके पास चेंज हो जाएगा। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो ये भी डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। 3 × 10⁻⁸ आपके पास 8 होगी और इसकी डिमेंशंस भी हैं, तो ये डिमेंशनल कांस्टेंट है। तो MCQ नंबर 28 में कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है? MCQ नंबर 29, if y is equal to a plus bt plus ct का स्क्वायर, where y is in meter and t is in second and the unit of c is, अगेन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, जितनी टर्म्स आपस में ऐड हो रही होंगी सबकी डायमेंशन सेम होगी। y a b t c t का स्क्वायर सबकी डायमेंशन सेम है, हेंस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बिकॉज हमने c की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो सी टी के स्क्वायर को मैं y के बराबर कर देता हूँ। इन दोनों की डायमेंशन सेम है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। नो y आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो y के बारे में है कि ये मीटर में है। अगर y आपके पास मीटर में है तो उसकी जगह हम लोग देन द यूनिट ऑफ c आपने फाइंड करने हैं, तो c को पहले रीअरेंज कर लें। c यहाँ पड़ा रहे, t की पावर 2 इधर लेके आएंगे तो t पावर -2 हो जाएगा, y t पावर -2 हो गया। y की आपके पास क्या होगा, मीटर, t आपके पास क्या हो गया, सेकेंड, तो यहाँ से LT पावर -2 इसकी डायमेंशंस बन जाएंगी। हेंस MCQ नंबर 29 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। MCQ नंबर 30, हाउ मैनी क्यूबिक नैनोमीटर इन क्यूबिक माइक्रोमीटर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ इस तरीके से है, बिकॉज अक्सर MCQs में आप लोगों ने एक प्रीफिक्स को दूसरी प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम होती है, तो इसको समझने आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक माइक्रोमीटर में कितने क्यूबिक नैनोमीटर्स होंगे। नाउ 1 माइक्रोमीटर क्यूब हमारे पास है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, याद रखें, नैनोमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइक्रोमीटर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 1 यहाँ पे रहेगा, और माइक्रोमीटर होल पावर 3, ये भी रूल याद रखना है, सिर्फ मीटर पे क्यूब नहीं होता, एज अ होल सारे पे क्यूब होता है, तो माइक्रोमीटर होल पावर 3। ना माइक्रो की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 10 टू पावर -6, और मीटर उधर ही रहेगा, होल पावर आपके पास क्या हो गया 3। अब हमने माइक्रो ख़त्म कर दिया, माइक्रो की वैल्यू हमने पुट कर दी 10 टू पावर -6। अब हमने कन्वर्ट करना था नैनो में, तो हम लोग यहाँ पे नैनो कैसे लेके आएंगे, ये प्रॉब्लम है। तो नैनो एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 10 टू पावर -9। तो जिस प्रीफिक्स को लेके आना चाहते हो उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। अगर हमें कहा जाता पीकोमीटर में कन्वर्ट करें, हम पीको की वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करते, डिवाइड भी करते। मैं नैनो को लेके आना चाहता हूँ तो 10 टू पावर -9 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब जहाँ तक 10 टू पावर -9 ये बढ़ा हुआ है ना, इसकी जगह मैं लिख दूंगा नैनो, तो ये नैनो मीटर बन गया। ये जो 10 टू पावर -9 है ये यहाँ से ऊपर जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये -6 और +9 हो जाएगा, -9 नीचे, ऊपर जाके क्या हो गया प्लस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट 10 टू पावर 3 आ जाएगा, नैनोमीटर होल पावर 3। अब होल पावर 3 लेंगे तो 10 टू पावर 9 नैनो मीटर क्यूब आपके पास आ गया। इस तरीके से आप किसी भी एक प्रीफिक्स को ख़त्म करके दूसरे को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास कौन सा वाला ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, सी में लिखा हुआ है 10 टू पावर 9, हेंस MCQ नंबर 30 में कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है, सी।